सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक आइटरेटिव मेथड है ये, रिलैक्सेशन मेथड। तो जो भी आइटरेटिव मेथड होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है। तो डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर आपको जो है वेरिएबल्स गिवन होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसके अंदर 3 वेरिएबल है आपके पास, एक्स वाई जेड। तो हर वेरिएबल के पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। तो अगर तमाम वेरिएबल के पास ऐसी इक्वेशन है तो ये डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे पहली इक्वेशन है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 8 आ रहा है। तो x के पास तो एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसका सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। फिर दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो है y का है। अब ये -10 लिखा हुआ है लेकिन माइनस साइन को आप नहीं देखेंगे, जो इसका मैग्नीट्यूड है 10 उसको देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है 10। तो y के पास भी एक ऐसी इक्वेशन मिल गई। इसी तरह आखिरी इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है z का, तो z के पास भी ऐसी इक्वेशन मिल गई। तो इसको फिर ये डायगोनली डोमिनेंट कहलाता है, ये इस तरह से कि डायगोनल में तमाम आपके पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ गए। तो ये तो हो गया आपके पास डायगोनली डोमिनेंट, और साथ ही साथ ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। तो ये क्या होता है आपके पास, अब जो आपने इस तरह के कोफिशिएंट ढूंढ लिए, जैसे पहली इक्वेशन में से आपको x का कोफिशिएंट सबसे ग्रेटर मिला है, तो ये इतना ग्रेटर होना चाहिए आपके पास कि बाकी जो दो कोफिशिएंट है ना उससे भी ग्रेटर होना चाहिए उन दोनों के एडिशन से। तो 8 जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, बाकी जो दो आपके पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 2 है, और इसका एब्सोल्यूट लेंगे। फिर प्लस -1 है z का कोफिशिएंट, उसका भी एब्सोल्यूट लेंगे। तो अब आप देखेंगे 8, इसको सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट को हटाएंगे तो ये 8 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास वेरीफाई हो गया। तो ये तो आपके पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। पहले स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट जो पहले वेरिएबल के लिए है, जो है सेटिस्फाई हो गया। दूसरे वेरिएबल के लिए देख लेते हैं, -10 है उसका कोफिशिएंट, बाकी जो दो कोफिशिएंट हैं वो आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट आपके पास 3 है। तो ये आपके पास बन जाएगा 10 ग्रेटर देन 4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और आखिरी वाले को देख लेते हैं, z का कोफिशिएंट 7 है और बाकी का जो x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट आपके पास 5 है। तो ये भी आपके पास वेरीफाई हो गया, ये 7 ग्रेटर देन 6 आ गया। तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। तो इसका मतलब है अब ये जो है आप इसको आइटरेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो इस पे अब आप आइटरेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि खास किस्म के ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, वही सिर्फ आइटरेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आइटरेटिव मेथड हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये रिलैक्सेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। रिलैक्सेशन मेथड में ये है कि अब आपने जो ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट सबसे ग्रेटर है, तो इसके लिए हम लोग रेसिडुअल ऑफ एक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास 3 जो है, 3 के पास तमाम वेरिएबल जो आप उधर भेजेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी इक्वल्स टू 0 करके, और वो रेसिडुअल ऑफ एक्स होगी। तो आर एक्स इज इक्वल्स टू 3 -8x -2y प्लस जेड। तो बाकी सारी उसको कांस्टेंट के पास आपने भेजा बाकी तमाम वैल्यूज़ को, तो वो रेसिडुअल ऑफ एक्स बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन से आप निकालेंगे रेसिडुअल ऑफ वाई, वही तरीका करके कि 5 के पास तमाम वेरिएबल्स भेजे आपने, और फिर तीसरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी रेसिडुअल ऑफ एट जेड बन जाएगी, कि आपने 6 के पास तमाम वैल्यूज उधर भेजी, तो ये रेसिडुअल ऑफ जेड बन जाएगी। अब जो है ये हमारे पास रेसिडुअल ऑफ जेड आ गई है। अब हम आइट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आइट्रेशन के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉलम मैंने रखा है इंक्रीमेंट का, यानी कि ये आपके पास चेंज आ जाएगा आपके पास, इसको डेल से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो ये चेंज होगा आपके पास कि आपने हर दफ़ा कितना चेंज करता रहना है। अच्छा, इनिशियली एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है, यानी कि सॉल्यूशन जो है इनिशियली, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम एक्स वाई जेड का हो गया हमारे पास, और फिर रेजिडुअल ऑफ एक्स का, आर वाई का, और फिर आर जेड का, ये आपके पास कॉलम बना लिया हमने इस तरह से। तो इनिशियली हमने एक्स वाई जेड को 0 कंसीडर किया। अब इसको हम रेजिडुअल की वैल्यू में पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो इधर एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ,
इधर आर एक्स में मैंने यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया और इधर भी 0 पुट किया, तो आर एक्स मेरे पास आ जाएगा 3। सिमिलरली आर वाई की इक्वेशन में भी यही करते हैं, एक्स की जगह 0 पुट किया, वाई की जगह 0 पुट किया, जेड की जगह 0 पुट किया, तो आर वाई आ गया मेरे पास 5। और इसी तरह आर जेड जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 6। अब उससे अगला स्टेप ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो रेसिडुअल है ना, तो वो आपके पास, उसको सबसे पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू में इसका सॉल्यूशन पुट कर देना, तो आपके पास यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। तमाम आर एक्स वाई में आपके पास 0 आ जाएगा आपके पास। तो हमको रेसिडुअल ऑफ एक्स, रेसिडुअल ऑफ वाई, रेसिडुअल ऑफ जेड जो है ये आपको 0 की तरफ लेके जाना है। तो अब ये आपके पास 0 की तरफ तो नहीं आया, क्योंकि इनिशियल गैस आपने 0 0 0 लिया है, तो आपके पास रेसिडुअल ऑफ एक्स जो है वह 3 5 और 6 आया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रेसिडुअल है 6, सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो ये कैसे ख़त्म करेंगे हम, जो आपके पास 6 है इसको आप डिवाइड कराते हैं जेड के कोफिशिएंट से, लेकिन जेड का कोफिशिएंट आपने यहाँ से नहीं लेना है। जैसे -7 आपने ले लिया, यहाँ से नहीं लेना है, आपने इसका कोफिशिएंट लेना है जो सवाल आपको गिवन है ना, जो क्वेश्चन है वहाँ से आपने लेना है। तो क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो इसमें सबसे जेड का कोफिशिएंट जो है जेड की इक्वेशन में से हम निकालेंगे तो वो 7 आ रहा है मेरे पास, +7 है। जैसे वाई का -10 है और एक्स का 8 है, तो ये मैं लिख लेता हूँ अलग से। z का कोफिशिएंट जो है सबसे ग्रेटेस्ट जो आया था हमारे पास 7 आया था, फिर y का -10 आया था, x का जो आपके पास 8 आ गया था। तो ये जो रेसिडुअल ऑफ 6 है इसको डिवाइड कराते हैं हम लोग, इसके कौन ये कोफिशिएंट से डिवाइड कराते हैं 7 से। 6 डिवाइड बाय 7 ये कहलाएगा आपके पास इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो होता है ये आपके पास, ये इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो भी आपके पास z है पहले प्रीवियसली 0, इसमें आप ऐड कराते रहेंगे जो भी आपके पास डेल z आएगा। अब क्योंकि इस वक्त हमने सबसे पहले z को जो हैंडल किया, तो आप z में ही प्रीवियस वैल्यू में डेल z ऐड कराएंगे आप। तो ये 6/7 आप ऐड करा देंगे, तो ये आपके पास 6/7 हो जाएगा ये। तो अब हम क्योंकि आगे जाके इसको डेसिमल में करेंगे चेंज, तो ये 0.857 हो जाएगा। तो x जो है आपके पास इनिशियल गैस जो था 0 था, अभी उसमें कुछ भी नहीं करा हमने, तो वो 0 ही रहेगा, y भी 0 ही रहेगा, लेकिन z में हमने ये इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये 0.857 हो गया। अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो हमें सॉल्व असल में क्या करना है, आर एक्स आर वाई और आर जेड ये हमने रेजिडुअल सॉल्व करने हैं। तो इन रेजिडुअल की इक्वेशन ही मैं इसमें पुट कर देता हूँ। सबसे पहले आर एक्स की इक्वेशन पुट करता हूँ, तो आर एक्स के बजाय मैं ए कर देता हूँ उसको ए। तो फिर उसके बाद अल्फ़ा से मैं ये इज इक्वल्स टू यूज़ करूँगा, और फिर उसके बाद इक्वेशन लिखता हूँ 3 - 8x और फिर -2y और फिर प्लस z। तो z के बजाय मैं यहाँ पे m यूज़ कर रहा हूँ, z तो होता नहीं है कैलकुलेटर में। फिर कॉलन का जो है आप नोटेशन यूज़ करेंगे, तो कॉलन यूज़ किया मैंने, सॉरी अल्फ़ा दबा के कॉलन यूज़ किया। कॉलन से ये होता है कि ये आपके पास एक ही साथ जो है कनेक्टिंग इक्वेशंस में जो है ये आपको एक ही इज इक्वल्स टू में तमाम वैल्यूज़ जो है सॉल्व करके दे देगा। अच्छा ये हो गया आपके पास। उसके बाद आर वाई की इक्वेशन लिखनी है, तो उसको बी कह देते हैं हम लोग, बी और फिर अल्फ़ा से इज इक्वल्स टू 5 - x कर देते हैं इसको, फिर प्लस 10y और फिर -3z। फिर कॉलन यूज़ करता हूँ मैं, और फिर आर जेड की इक्वेशन को मैं सी कहता हूँ, इज इक्वल्स टू 6 - x -5y और -7z। z की जगह m यूज़ किया। अब ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो कॉलन जो डला हुआ है, कॉलन की वजह से जो कनेक्टिंग इक्वेशंस हैं, इस ड्यूरेशन में अगर आपने बीच में कोई कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेटर जो है ये इक्वेशंस को बिल्कुल अलग अलग कर देगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं।
कैलकुलेशन का बटन दबाता हूँ मैं, और ये मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा। अगर ये आपसे ए बी सी की वैल्यू भी पूछ रहा है तो उसको आप डायरेक्टली इज इक्वल्स टू दबा देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा उसको, उसकी वैल्यू कोई पुट नहीं करेगा। तो अभी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमने इनिशियली ज़ीरो रखी थी, वाई की भी ज़ीरो रखी थी, और फिर इज इक्वल्स टू करा। अब ये एम की वैल्यू यानी कि जेड की वैल्यू पूछ रहा है, उसको भी ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू यानी कि रेजिडुअल ऑफ एक्स जो आया वो 3 आया, और फिर आपके पास 5 आया रेजिडुअल ऑफ वाई, और फिर रेजिडुअल ऑफ जेड यानी कि सी जो है आपके पास 6 आया। अब हमने 6 को हाईलाइट कर लिया था कि 6 को हमने 7 से डिवाइड कराना है। तो अब मैं नेक्स्ट जो वैल्यू पूछ रहा है एक्स की जगह मैं ज़ीरो ही पुट करूँगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। वाई की जगह भी ज़ीरो पुट किया। अब जेड की जगह जो है ना, हमने जो प्रीवियस आपके पास आंसर था ज़ीरो जेड का, जो कंडीशन थी आपके पास इनिशियल कंडीशन, उसमें आप ऐड करेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट है आपके पास 6/7। इसको ब्रैकेट में कर लें ताकि कोई गलती ना हो कैलकुलेशन में। तो ये हमने ऐड कर दिया, और हमने z की वैल्यू उसको ये दे दी। अब हमें ये ए बी सी का दोबारा से आंसर देगा, तो इसने हमें आंसर दिया ए का 3.857 आंसर दिया, यानी कि ये आर एक्स का आंसर है 3.857। फिर इज इक्वल्स टू करते हैं, इसने बी का आंसर दिया 2.4285। तो 2.428 लिख दिया हमने, और फिर ये हमें इज इक्वल्स टू करेंगे, ये z का आंसर दे रहा है, ये हमें ज़ीरो दे रहा है। आर जेड का आंसर इसने हमें ज़ीरो दिया। तो अब हमारे पास ये रेसिडुअल आ गए हैं। अब इसमें दोबारा वही स्टेप हमने फॉलो करना है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो है रेसिडुअल, उसको हमने अब कम करना है। तो अब सबसे ग्रेटेस्ट रेसिडुअल जो हमें मिल रहा है वो 3.857 मिल रहा है। तो इसको मैंने हाईलाइट किया, और इसको हाईलाइट करने के बाद इसको डिवाइड कराना है मैंने। ये क्योंकि आर एक्स है तो एक्स वाला कोफिशिएंट में जाके देखूंगा सवाल में, एक्स कोफिशिएंट 8 है तो इसको 8 से डिवाइड कराऊंगा मैं। अच्छा देखें, अब इसको मैं 8 से डिवाइड करा देता हूँ, चलें। 3.857 डेल एक्स को लिखूंगा मैं, इसको 3.857 डिवाइड बाई 8, और ये आपके पास आ जाएगा 0.428। अब इसको बीच में जो है ना, आप कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर सकते कि 3.857 कहाँ पे आ रहा है, ये डिवाइडेड बाय 8 का क्या आएगा आपके पास। तो ये इस तरह से आप सॉल्व नहीं कर सकते बीच में, वरना इक्वेशंस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी आपके पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। अब मुझे क्योंकि z में चेंज, x में चेंज करना है ना, तो x की इनिशियल वैल्यू ज़ीरो थी। अब मैं x की वैल्यू मुझसे मांग रहा है, तो मैं इसको x की वैल्यू दे रहा हूँ। x की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, तो अब इसमें जो हमने रेजिडुअल ऑफ x को डिवाइड कराएंगे हम। रेजिडुअल ऑफ x था हमारे पास 3.857, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा। x के कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट जो आपके पास 8 था। इस तरह मैंने इसको वैल्यू दे दी है। अब जो आंसर आएगा ना, वो मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं देगा, वो दोबारा रिपीट करूंगा तो मुझे बताएगा कि आंसर क्या है डेल एक्स का। बहरहाल डेल एक्स का सही आंसर मैंने इसको दे दिया, सही इनपुट दे दिया। वाई का इनपुट क्या है आपके पास, ज़ीरो है इस वक्त, और जेड का जो है वही रिपीट होगा जो पिछला था। सिर्फ एक्स का चेंज हुआ है, वाई का जो है पिछली आइट्रेशन में ज़ीरो था, और जेड का जो था वो 6/7 था, यानी कि इसको मैं 8, इसको मैं 0.857 पुट कर देता हूँ। तो अब ए का आंसर दे रहा है, यानी कि रेजिडुअल ऑफ एक्स का आंसर मुझे ये दे रहा है 0, और ये 0.0001 इसलिए लिखा है क्योंकि वो कैलकुलेटर मेरा फिक्स हुआ हुआ है डेसिमल पे। अच्छा, नेक्स्ट आंसर दे रहा है ये मुझे 1.946। तो नेक्स्ट आंसर इसने दिया 1.946, और फिर रेजिडुअल ऑफ जेड भी दे देगा ये मुझे। रेजिडुअल ऑफ जेड इसने दिया मुझे 0.481125, ये इसने मुझे आंसर दिया। मैंने 4 डेसिमल तक उतार लिया। अब दोबारा वही स्टेप मुझे रिपीट करना है। अच्छा, अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो 3.857 डिवाइडेड बाई 8 का क्या आंसर आया था, तो आप इज इक्वल्स टू करें, तो वो ये आंसर आया था 0.482।
इसको इज इक्वल्स टू करते रहें और वापस ये ए बी सी का आंसर दे देगा आपके पास। अब दोबारा एक्स पर आ गया ये। इस तरह आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे जो है ना आप आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेटर को डिस्कनेक्ट किए बगैर। जो आपके पास जो बीच में कैलकुलेशन हो रही है उसको आप इस तरह से जो है उसके आंसर लिख सकते हैं। 0.482 का आंसर आपने इस तरह से लिखना है कि उसको अगली आइट्रेशन पे आप जाएंगे और फिर वहाँ से वो सॉल्व हुआ होगा, वहाँ से आंसर उठा उठा लेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो आपके पास 1.94 रेजिडुअल है सबसे ग्रेटेस्ट। अब 1.94 जो है वाई में आ रहा है आपके पास रेजिडुअल। तो वाई जो आपके पास सवाल से देखेंगे, सवाल में जो कोफिशिएंट है वो -10 है आपके पास वाई का। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो था वो किसी एक इक्वेशन में -10 था, तो -10 से आप इसको डिवाइड कराएंगे। अब कैलकुलेटर में देखें, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। 1.9464 को जो है आपने डिवाइड कराया उसके कोफिशिएंट से -10 से, तो आपके पास आंसर यहाँ पे तो लिख दिया मैंने -0.19464। ये तो मैंने आंसर पहले से निकाल के लिख दिया, लेकिन आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब x की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, y की वैल्यू जो है वो भी वही रहेगी, क्योंकि नहीं, y की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। जो आपके पास y पहले था 0 था, उसमें डेल y ऐड कराया तो -0.19464 हो जाएगा। z जो है वही रहेगा आपके पास पहले से। अच्छा, कैलकुलेटर में कैसे इनपुट करेंगे? x जो आपके पास वही था 0.482, ये पहले से लिखा हुआ था। y जो है वो आपके पास नहीं लिखा हुआ होगा, तो प्रीवियस y जो था आपके पास 0 था। अब इसमें ऐड कराते हैं हम लोग। जो आपके पास रेजिडुअल ऑफ y आया था वो आया था 1.9464, और इसको आपने डिवाइड कराना था y के कोफिशिएंट से। -10 आ गया वो। फिर इज इक्वल्स टू करते हैं। फिर z की वैल्यू पूछ रहे हैं, z की वैल्यू वही है 0.857। इसको भी आगे जाने देते हैं। तो a का इसने मुझे आंसर दिया 0.39। फिर b का आंसर देगा ये आपके पास तकरीबन 0 की तरफ जाएगा ये, तो यहाँ पर मैंने 001 लिख दिया। और फिर ये 0.0001 जो है ये आपके पास 0 ही लिखेगा इसको। अच्छा, फिर ये आपके पास c की वैल्यू रेजिडुअल ऑफ z जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0.49, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखें, अब आपने जो है वो अगर y की न्यू वैल्यू नहीं निकाली थी तो आप दोबारा इसको इज इक्वल्स टू करें कैलकुलेटर को, तो x की वैल्यू वही आ गई जो हमने पुट करी थी। y की हमने एक यहाँ पे जो है सम वो डिवाइड पुट किया था, यहाँ पे जो डिवाइड करना था वो पुट किया था, तो उसका आंसर अब यहाँ पे आ रहा है -0.19464। तो ये जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको उसी वक्त ये आंसर नहीं मिल रहा होगा, आप नेक्स्ट आइटेशन से ये आंसर उठाएगा। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। 0.3964 एक तो ये है, दूसरा आपके पास है 0.49, तो सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये z का आपके पास जो है रेसिडुअल सबसे ग्रेटेस्ट आया है, तो अब इसको आप कोफिशिएंट z से डिवाइड कराएंगे। आपके z का कोफिशिएंट जो है वो 7 है, इससे डिवाइड कराएंगे। तो मैंने इससे डिवाइड करा दिया, मेरे पास आंसर आया 0.0702। x वही रहेगा मेरे पास, y भी वही रहेगा। z देखें किस तरह से निकालेंगे अब हम। अब इसने मुझसे x की वैल्यू पूछी तो 0.482 मैंने पुट करी। फिर y की वैल्यू पूछी -0.19464 पुट करी। अब क्योंकि z को हमने थोड़ा सा चेंज करना है, z की प्रीवियस वैल्यू जो थी वो आपके पास 0.857 थी। अब इसमें आपने चेंज ऐड करना है आपने, तो चेंज आपके पास क्या बन रहा था 0.4, जो रेजिडुअल आया था 4912, इसको डिवाइड कराएंगे आप इसके कोफिशिएंट से। सवाल में जो कोफिशिएंट है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 7 से डिवाइड कराएंगे आप, और ये आपके पास जो है न्यू वैल्यू आ जाएगी z की।
अच्छा, अब ये आपको ए की वैल्यू देगा, बी की वैल्यू देगा, सी की वैल्यू देगा। ए बी सी की वैल्यू इसने हमें दी। फिर वापस आपसे एक्स की वैल्यू पूछेगा, वाई की वैल्यू पूछेगा और जेड की वैल्यू पूछेगा। अब जेड की वैल्यू जो है ना 0.927, ये आपके पास यहाँ से लिखनी है आपने यहाँ पर दोबारा उसको रिपीट करके, क्योंकि उस वक्त हमने डिवाइड नहीं किया था। क्योंकि अब हम क्लियर करके डिवाइड करेंगे ना, अलग से सॉल्व करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगी इक्वेशन सारी, अभी कनेक्ट हुई है। तो 0.92717 ये आंसर आया, ये यहाँ पे लिखा हमने। और फिर अब रेजिडुअल ऑफ एक्स जो आया वो 0.46 आ गया। रेजिडुअल ऑफ वाई भी आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 0.2099 आ गया। और रेजिडुअल ऑफ जेड जो है वो तकरीबन ज़ीरो ही बन रही है। अब दोबारा से वही करेंगे, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, आर एक्स आ गया हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इसको डिवाइड कराया हमने इसके कांस्टेंट से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05। लेकिन कैलकुलेटर में हम इसको किस तरह से पुट करेंगे, अब हमने ये हाईलाइट कर लिया कि जो है रेजिडुअल ऑफ एक्स जो हमने कैलकुलेट करना है, इसको ज़ीरो की तरफ लेके जाना है और इंक्रीमेंट इन एक्स करना है हमने। तो एक्स जो था अभी हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। अब जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इस तरह से पुट करेंगे कि पहले जो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी वो थी 0.482, ये वैल्यू थी। इसमें हमने ऐड करना है चेंज, जो भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चेंज आएगा वो ऐड करना है। तो हमारे पास रेजिडुअल ऑफ एक्स जो है वो 0.4605 है। इसको डिवाइड कराएंगे हम इसके कोफिशिएंट से, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 8 है, और ये हमने इनपुट कर दिया उसमें एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू वही रहने देते हैं, -0.19464, और जेड की वैल्यू भी वही रहेगी, सिर्फ एक्स में चेंज आया। तो अब ये मुझे ए बी और सी का आंसर दे देगा, ठीक है। यानी कि रेजिडुअल ऑफ एक्स, रेजिडुअल ऑफ वाई और जेड का आंसर दिया इसने। अब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, वापस इज इक्वल्स टू करूँगा मैं। तो अब ये कैलकुलेट हुई हुई एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.53956। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, 0.5396 लिख दिया मैंने राउंड ऑफ करके। फिर y जो है वो आपके पास वही रहेगा, z भी वही रहेगा, रेजिडुअल हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया। तो आर एक्स आपके पास 0 आ रहा था, आर वाई -0.2675 आ रहा था, और ये आर जेड आ गया। अच्छा, अब जो रेजिडुअल आपके पास आ रहा है वो सबसे ग्रेटेस्ट रेजिडुअल आ रहा है y का, यानी कि y को हमने चेंज करना है। इसको हम -10 से डिवाइड कराएंगे, तो -0.2675, इसको हमने -10 से डिवाइड कराया। x वही रहेगा आपके पास, y में चेंज आएगा। अब अगर आप y को इनपुट करना चाहें, देखें x को मैं वही इनपुट करता हूँ 0.5396, x को वही रहने दिया। y का प्रीवियस का था आपके पास -0.19464, इसमें मैंने ऐड कराना है, चेंज ऐड कराना है इसमें। तो चेंज मेरे पास क्या बन रहा है, रेजिडुअल ऑफ y -0.2675 और डिवाइडेड बाय -10। ये मैंने इनपुट दे दिया इसमें, z वही रहने देंगे। तो ए बी सी का इसने मुझे आंसर दे दिया। वापस से मैं x पे आऊँगा, x की वैल्यू तो मैंने डाली हुई है, y की वैल्यू -0.167, ये इस तरह से अब इसने कैलकुलेट करके मुझे दे दी। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, z की वैल्यू वही रहेगी, फिर रेजिडुअल ऑफ z x आएगा, फिर y आ जाएगा, फिर z आ जाएगा। फिर z जो सबसे हाईएस्ट आ रहा है आपके पास, रेजिडुअल आ रहा है, फिर उसमें इंक्रीमेंट ऑफ z निकालेंगे हम। x ऐसा ही रहेगा, y भी ऐसा ही रहेगा, z थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपके पास। तो अब रेजिडुअल जो बच रहा है वो आपके पास 0.08 बच रहा है, 0.08 बच रहा है। अच्छा, अब ये आप देखें रेजिडुअल जैसे जैसे आपके पास 3, 5 और 6 था, तो रेजिडुअल अब आपके पास 0.00 तक तो आ गया आपके पास। 0.0 हो गया, ये भी 0.0 हो गया, और फिर आर जेड आपको 0 फिलहाल नज़र आ रहा है। तो अब जो आपके पास आंसर होंगे ना, वो ये आंसर होंगे आपके पास। तो एक्स का जो आंसर होगा वो ये होगा। इसको आप और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, इसको आप और ज़्यादा ज़ीरो की तरफ लेके जाएं।
इसको ज़ीरो की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये और ज़्यादा एक्यूरेट होते चले जाएंगे। तो एक्स का आंसर ये अप्रॉक्सीमेट ये है, वाई का आंसर जो आपके पास -0.167 है, और जेड का आंसर आपके पास 0.8998 है ये। तो इसको और आइट्रेशन करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट होता रहेगा ये।